गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आज टेंसर। मैथमेटिकल फिजिक्स का ही टॉपिक है जिसमें सेकंड चैप्टर जो है टेंसर पर है। टेंसर बेसिकली क्या है कि एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको हम यूज करते हैं हमारे फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर कुछ जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि जिसको हम ना तो स्केलर कह सकते हैं ना वेक्टर कह सकते हैं, यानी जिनका जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। तो यानी हम एक तरीके से टेंसर जो है उसको यूज करते हैं एक जनरलाइज प्रेजेंटेशन के तौर पर कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक जनरलाइज, यानी कि ना हम उसे स्केलर नाम दे रहे हैं ना वेक्टर दे रहे हैं, लेकिन हम उनको एक टेंसर की फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेंसर क्या है, स्केलर किस तरीके के टेंसर होते हैं, वेक्टर को हम किस तरीके से टेंसर में रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या होते हैं और टेंसर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो इन सभी के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर है कि टेंसर का इंट्रोडक्शन यानी उसकी डेफिनेशन, किस तरीके के टेंसर्स हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद जो हमारे फर्दर वीडियोस होंगे या फर्दर जो लेक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सभी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अभी टेंसर की डेफिनेशन से कि टेंसर क्या है। आपको पता है कि हमारे फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में, सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया था, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें कि हम मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मास, है ना, टाइम, तो ये मैग्नीट्यूड है ओनली। वहीं दूसरे तरीके की क्वांटिटीज हमने डिफाइन की थी वेक्टर, जिनको कि हमने ये कहा था कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसमें जरूरी है, यानी हर एक डायरेक्शन में, अगर एक डायरेक्शन में हम ले रहे हैं स्पेसिफिक किसी में, तो उसमें उस क्वांटिटी का यानी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है उनका सभी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जब स्केलर और वेक्टर के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई, कुछ ऐसी क्वांटिटीज आई जिनको कि ना स्केलर कह सकते हैं ना वेक्टर कह सकते हैं, तो उसके लिए कि भाई अब इन टर्म्स को हम किस तरीके से डिफाइन करें, तो तब टेंसर को हमने जनरलाइज फॉर्म के तौर पर यूज किया ऑफ दी स्केलर एंड वेक्टर, जिसको कि जिससे कि हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकें, उनको बता सकें, तो उसको नाम दिया गया टेंसर। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि द जनरलाइज फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स दैट डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड द टेंसर। ठीक है, यानी स्केलर और वेक्टर का एक जनरलाइज फॉर्म जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है उसको हम टेंसर कहते हैं। ठीक है, अब इसको मेन जो हमारे पास जब हमने इन क्वांटिटीज के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये क्वांटिटीज ऐसी थी जिसकी वजह से हमें एक होता है ना कि रिक्वायरमेंट फील हुई कि भाई इन प्रॉपर्टीज को हम किस तरीके से बताएं, कि यानी ये क्या है, इनको इनका जो मैथमेटिकल इनका प्रेजेंटेशन है वो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हमने टेंसर की शुरुआत वहां से होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, जो सिग्मा है दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड जे इज द current density and E is the external electric field. ओके, सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि कंडक्टिविटी क्या है, दैट इज इक्वल टू द करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास दो तरीके के मीडियम की बात करें, जैसे कि हम एक तो आइसोट्रोपिक कंडक्टर्स की बात करें और दूसरा अगर हम ले कि अनआइसोट्रोपिक।
तो आइसोट्रॉपिक जो कंडक्टर्स थे या आइसोट्रॉपिक जो मीडियम्स थे उसमें ये देखा गया कि सिग्मा जो है वो सभी डायरेक्शंस में सेम है, यानी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब वो कांस्टेंट की वजह से हमने उसको क्या माना कि इंट्रिंसिक जो मीडियम है उसमें सिग्मा ऐसे बिहेव करता है जैसे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम अनआइसोट्रॉपिक मीडियम में इसको देखते हैं तो इसकी जो वैल्यूज हैं उसमें क्या होता है, अनआइसोट्रॉपिक में जे और ई की वैल्यूज जो होती हैं वो सभी डायरेक्शंस में चेंज होती रहती है, ठीक है ना। ई की वैल्यू चेंज हो रही है, जे की वैल्यू चेंज हो रही है। अब क्या होता है कि इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए सिग्मा जो है वो भी हर डायरेक्शन में रेगुलरली चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी अनआइसोट्रॉपिक जो मीडियम है उसमें क्या हो गया, सिग्मा जो है वो डायरेक्शन के बदलने के साथ ही सिग्मा की वैल्यू भी बदल गई, तो सिग्मा चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अनआइसोट्रॉपिक मीडियम जो है उसमें स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको देख करके हमें लगा कि भाई ये जो क्वांटिटी है इसको टेंसर की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से कि jx इज इक्वल टू jy एंड jz, इस तरीके से हमने उसको नाम दिया, जिसमें कि यहाँ पर जो ये सिग्मा 11 12 13, सिग्मा 21 22 23 एंड सिग्मा 31 32 33, ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स आए इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि टेंसर जो है मेनली एक जनरलाइज फॉर्म है स्केलर और वेक्टर, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि स्केलर और वेक्टर इनको हम किस तरीके से टेंसर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि एक तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि जो टेंसर है वो सिंपली एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ओके। फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी जो वो है, यानी कि फोर्स फोर्स ही रहेगा फिजिकल तौर पर, लेकिन अगर उसका रिप्रेजेंटेशन हम टेंसर फॉर्म में कर रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, ओनली मैथमेटिकल ना कि फिजिकल, ओके। तो टेंसर जो है वो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी मीडियम में डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है। Okay, the tensor are simply mathematical quantities that can be described, used to describe the physical quantities, physical properties of the medium like scalar and vector. Okay, अब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं उनमें कोई डायमेंशन नहीं होती, ओके। तो हमने उनको क्या कहा, जीरो रैंक टेंसर, ओके। स्केलर नो डायमेंशंस, इसका मतलब जीरो रैंक टेंसर। वही वेक्टर जिसमें कि एक डायरेक्शन होती है, ओके, हर वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होती है, तो उसको हमने कहा फर्स्ट रैंक टेंसर। रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे, 3 to 1 कॉलम वेक्टर या 1 एरा के द्वारा हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब देखिए जो हमने पिछली स्लाइड हमने आपको बताई थी, तो इसमें यहाँ पर देखिए ये जो है jx jy jz, यदि हम इन तीनों को इस तरीके से 3 to 1 वाले इस कॉलम के फॉर्म में हमने किसको दिखाया है, j को दिखाया है। इसी तरीके से e को दिखाने के लिए हम ex EY और EZ इस तरीके से हम 3 to 1 के कॉलम फॉर्म में E को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वहीं पर ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको कि डिस्क्राइब करने के लिए टू डायरेक्शंस की जरूरत होती है, तो उनको हम डिस्क्राइब करेंगे 2 डायमेंशनल एरो के द्वारा, यानी कि 9 नंबर्स उसमें होंगे 3 to 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में, जिनको हम कहते हैं सेकेंड रैंक टेंसर। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास कोई nth रैंक का टेंसर है, तो उसमें जो टोटल हमारे पास जो कि मल्टी डायमेंशनल होगा, तो उसको हम शो करेंगे 3 to the power n कॉफिशिएंट उसके कंपोनेंट्स जो है होंगे उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब कितने तरीके के टेंसर्स होते हैं,
टेंसर जो है वो मेनली 3 तरीके के होते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट एंड मिक्स्ड। ओके, तो कॉन्ट्रावेरिएंट जो होते हैं उनमें हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि टेंसर को यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर टी आई जे। कोवेरिएंट के लिए हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट, जिन टेंसर्स को सबस्क्रिप्ट इंडेक्सेस से यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए, उनको हम कोवेरिएंट कंपोनेंट ऑफ द टेंसर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है टी सबस्क्रिप्ट में आई एंड जे। थर्ड आता है मिक्स टेंसर। मिक्स टेंसर क्या है कि यदि ऐसा कोई टेंसर है जिसमें कि सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट दोनों को यूज किया गया है, तो जो कंपोनेंट्स हैं वो कहलाएंगे मिक्स्ड टेंसर के। तो टेंसर द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बोथ इंडेक्सेस आर यूज्ड टू डिनोट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्स्ड टेंसर। जैसे कि यहाँ पर देखिए टी आई ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में, जे एंड के सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ये इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यहाँ पर एक नई टर्म हम और पढ़ते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा, जो कि टेंसर को जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो वहां पर बहुत यूज आएगी। इसकी प्रॉपर्टीज भी आपकी किताब में दी हुई हैं, तो एक बार आप उन्हें जरूर पढ़ लें। आपके सिलेबस में ये डीपली नहीं था, तो हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देके ही यहाँ पर छोड़ा हुआ है कि क्रॉनिकल डेल्टा जो है उसको डिफाइन हम करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर दो हमने एक्सप्रेशंस लिए हुए हैं कि यदि मान लीजिए ये इसके प्रेजेंटेशन का तरीका है कि डेल्टा आई एंड जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। यदि आई और जे की वैल्यू डिफर है, अलग अलग है, तो क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू भी जीरो होगी। लेकिन यदि इनकी वैल्यू सेम है, आई इज इक्वल टू जे है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। तो ये जो पूरा का पूरा लेक्चर था वो टेंसर के इंट्रोडक्शन के तौर पे ही था। तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि टेंसर क्या है, स्केलर, वेक्टर, उसकी जनरलाइज फॉर्म को हमने टेंसर कहा है। टेंसर को हम स्केलर किस तरीके से जीरो रैंक टेंसर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को करने के लिए फर्स्ट रैंक टेंसर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद हमने कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट और मिक्स टेंसर के फॉर्म में उसके टाइप्स ऑफ टेंसर भी पढ़े। तो इसके बाद हमारे जो लेक्चर है वो अब इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर है कि टेंसर को हम यूज करते हुए किस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज एक बार अपनी बुक में इस टॉपिक को वापस से, ये वीडियो देखने के बाद एक बार वापस पढ़ें बुक में। आपको अगर कुछ भी, वैसे मैंने पूरा कंसीडर किया हुआ है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर या कॉल करके। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोस।